बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हम हैं बासी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सियासत में रद्दोबदल अगर देखने में आता है तो बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जहां पहली बार वो चीज़ देखने को मिलती है। ये पाकिस्तानी सियासत ही है जहां पर पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर और सिंध में अपोजिशन लीडर जो हैं वो जेलों में बंद हैं, मुख्तलिफ मुकदमात के ज़ेरे अताब हैं, एक दूसरे पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्जामात आयद किए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर सेनेट इलेक्शन की बात कर ली जाए तो माजी में वो लोग जो सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के हामी थे अब वही उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो वहां पर भी धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं। जो जहां पर जीत गया उसको वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन दिखाई देते हैं और जहां पर उसकी हार वाक़ई हो गई वहां पर धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि दोनों पार्टीज की जानिब से एक ही वीडियो जब ट्वीट कर दी जाए और धांधली के इल्जामात एक दूसरे पर लगा दिए जाएं तब ज्यादा हैरत होती है। इस सारे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन। फरूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरूक साहब, इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है, जिस तरह का सियासी माहौल बन चुका है, मुआशी एनवायरनमेंट जिस तरीके का है, वहां पे आप क्या समझते हैं कि अवाम को लीड किस तरीके से किया जा सकता है, किन पहलुओं पे किया जा सकता है, और रोजमर्रा के धांधली के इल्जामात वो हुकूमत की जानिब से भी अपोजिशन की जानिब से भी, इसको खत्म करके एक मेज पे बैठ के मसाइल का हल कब तक मुमकिन? देखिए, बात यह है, जहां तक रही बात इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो आपके इल्म में होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े तौर के ऊपर अपोजिशन को ये दावत दी थी कि आए पार्लिमान के ऊपर बैठ के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात कर सकते हैं हम, और पार्लिमान ही फोरम है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, जिसको उस वक्त मजाक उड़ाया गया और उसको ये कहा गया कि अब इमरान खान जो है वो अपोजिशन के जो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, जबकि हम तो हकीकी तौर के ऊपर अपनी साफ नीयत के साथ चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा से ये शोर ही खत्म हो, धांधली वाला। लेकिन इसके ऊपर जो है, जो अपोजिशन का जो रवैया है वो अदम ताउन का रवैया है, गैर संजीदा रवैया है, क्योंकि उनको खदशात हैं, वो खौफजदा हैं। यही बात है कि आज 11 जमातें जमा हो गई इमरान खान से खौफजदा होके। अब वो खौफजदा किस चीज़ से कि इमरान खान साहब बात करते हैं शफाफियत की, और इमरान खान साहब बात करते हैं धांधली से पाक इंतखाबात की। उसके लिए जब अमली इक़दामात लेने की बारी आती है, जो हमारे सामने जो आने वाला इलेक्शन है 3 मार्च को, वो सेनेट का है। सेनेट के इंतखाबात में जब ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की हम बात करते हैं, जिसको हमेशा, चाहे वो COD में हो, चाहे वो 22वीं तरमीम के मौका पर 2015 में नवाज शरीफ की बात हो, चाहे 2019 में एहसन इकबाल ने ये कहा कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से हो, लेकिन जब हम आज ये बात कर रहे हैं ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की, तो ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शुरू कर देते हैं, ये उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। मुखालफत क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि इनको ये निज़ाम सूट करता है। आप ये देखें ना कि आज अगर इसको आप देखें कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म हो जाती है तो खरीदो फरोख्त का अमल ख़त्म हो जाएगा, एक सेनेट के इंतखाबात की जो इंटेग्रिटी है वो बहाल हो जाएगी, एक आवाम के अंदर जो MNAs MPAs की खरीदो फरोख्त की बोलियां लगती हैं, वीडियोस जारी होती हैं कि अरबों रुपए की गड्डियां नोटों की पड़ी हुई हैं और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, पीपल्स पार्टी के MPA बैठ के लोगों को खरीद रहा है। आज भी आसिफ अली जरदारी इस किस्म की सूरत हाल बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये इस करप्शन के निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। PDM की तमाम जमातें इस करप्ट निज़ाम की मुहाफ़िज़ हैं और इमरान खान साहब इस करप्ट निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की आपने बात की कि आज भी वो खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, और ऐसा सरप्राइज़ देंगे जैसा ज़िमनी इलेक्शन में दिया। और आज आपने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो गुफ्तगू है, आज जो उनका बयान है, वो भी कुछ और इशारे दे रहा है। तो क्या आपको कुछ आप सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, जो आपके नाराज़ अरकान थे, उनका क्या बना? देखिए, बात यह है कि इन्होंने हमेशा, हम इनकी हरकतों से वाकई सरप्राइज होते रहे। इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, इस्तीफे कोई नहीं आए। इन्होंने कहा था हम सेनेट के इंतखाबात में ही लड़ेंगे, अब लड़ने आगे। हम वाकई सरप्राइज होते रहे इनकी बातों से। लेकिन जो सरप्राइज, जिस सरप्राइज की जरदारी साहब बात कर रहे हैं, वो सरप्राइज हैं करोड़ों रुपया, जो कि वो मेंबरान की बोलियां लगाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि यही वजह है कि हम मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए। सुप्रीम कोर्ट रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर इस चीज को सुन रहा है, इसके ऊपर सवालात इलेक्शन कमीशन से कर रहा है,
और इलेक्शन कमीशन को उनकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं आर्टिकल 218 के तहत वो भी उनको बता रहा है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना एक वाज़े लाहेअमल इख्तियार करना है। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज बात कर रहे थे, तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी जो आज बात कर रहे थे, क्या ये सारी पीडीएम का बयानिया है या ये गिलानी साहब का अपना जाती बयान है? और अगर ये उनका बयान या पीडीएम का बयानिया है तो कल को जो है वो कोई फिर गिला शिकवा ना करे, कल को फिर इदारों को जो है वो मलाइन ना करे, जो कि ये हमेशा करते हैं। फरूक हबीब साहब, अगर ओपन वोटिंग केस के हवाले से समाअत होती है तो उसमें अटॉर्नी जनरल का जो मौकिफ है कि पैसे चलते हैं, बोरियां भर भर के पैसे लाए जाते हैं, वही मौकिफ शिबली फराज साहब का भी है। शवाहिद मौजूद होंगे तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखें, बात यह है, कार्रवाई तो हमने तो की, हमने तो अपने 20 लोगों को बाहर निकाला पार्टी से। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उनके सियासी करियर्स खत्म हो गए, कोई भी उसके बाद आजाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़के खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नहीं आ सका। इन्होंने तो आज तक, हमने 20 निकालने, इन्होंने आज तक 2 बंदे नहीं निकाले। इनकी तो बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, इनकी बेशुमार इक़्तिदार में है, वफाक में अब आपकी हुकूमत है, पकड़े जो बंदा पैसे लेकर आ रहा है, पकड़े उस शख्स को जो खरीदो फरोख्त कर रहा है, पकड़े उस शख्स को जो सेनेट का वकार मजरू कर रहा है। क्यों नहीं पकड़ते आप? अब तो पकड़ सकते हैं ना, उस वक्त आपने पार्टी में से निकाल दिया, लेकिन जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखें बात यह है राना साहब, वो तमाम कार्रवाइयां अपनी जगह होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कानून ही बदल दें, रास्ता ही रोक दें ना। हमेशा कानून दुनिया में क्यों बनाए जाते हैं? कानून इस वजह से बनाए जाते हैं कि वो करप्शन के निजाम को डिस्करेज करते हैं। अगर सिगरेट बैलेटिंग रखेंगे तो आप सारा दिन जो है वो दूरबीनें लगा के, जासूसी कैमरे लगा के लोगों को देखेंगे कौन पैसा ले रहा है, कौन नहीं ले रहा। फरूक हबीब साहब, क्या ये अच्छा ना हो जाए जिस तरह पहले एक वीडियो आ गई, तो बकरे की मां का इलाज हो जाएगा। पहले एक वीडियो आ गई जिसमें लोगों को पैसे लेते देखा गया। अब भी अगर शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी कह रहे हैं, हर तरफ शोर भी मचा हुआ है कि पैसों की बोरियां भर के नोटों की आ गई हैं, तो क्यों ना अब भी कोई ऐसी वीडियो या ऐसी चीज़ को पकड़ लिया जाए ताकि हमारी मौजूद अदलिया को और बाकी जगहों पे जहाँ पे ये बयान दिए जाते हैं मजीद सबूत मिल जाए कि ये सब कुछ हो रहा है और कौम को भी पता चल जाए अपोजिशन कर रही है या जो भी कर रहे हैं। देखें यही बात है कि जो हमारी मुल्क की सबसे आला अदलिया है, उसके मौजूद जजेस साहिबान ने भी ये बात कही है कि अगर जो है वो खरीदो फरोख्त दोबारा होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना इन चीज़ों को रोकना, क्योंकि इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वीडियोज़ या अब जो मामलात होंगे वो अब की बार भी, अगर कोई ऐसा मामला होता है, अगर सीक्रेट बैलेटिंग के को अपोजिशन करवाने के अंदर कामयाब हो जाती है तो फिर वो तमाम चीज़ें तो सामने आएंगी, लेकिन फिर बात यह, फिर सवालात तो निज़ाम के ऊपर उठेंगे, सवालात तो कानून के ऊपर उठेंगे। अपोजिशन आज क्यों भाग रही है कि वही अपोजिशन जो है जो चीजें पहले कहती रही है आज वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा की मंडियां ये लगाते रहे हैं। इस मुल्क में फरूक हबीब साहब ये सारी बातें तस्लीम कर ली, जो मौक़िफ़ है उसे मान लिया, पैसे ये लेते रहे। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि बोरियां भर के पैसे आ रहे हैं, वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि मुझसे किसी ने राब्ता किया, तो कोई ना कोई तो अप्रोच कर रहा होगा ना, बीच का रास्ता किसी ना किसी शख्स ने तो इख्तियार किया होगा, उसका नाम एक्सपोज करने में दिक्कत क्या है? देखें हमें देखें बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं कि किस तरीके से जो टीटीओं का, जाली अकाउंटों का पैसा जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंगों का पैसा है, जो कि थर के बच्चों की सेहत के ऊपर लगना था, जो लाड़काना की तरक्की के ऊपर लगना था, जो सिंध के लोगों को सस्ती गंदम देने के ऊपर, आटा देने के ऊपर लगना था, वो अब सेनेट की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होने को तैयार है। हुकूमत तो उसके लिए इक़दाम कर रही है, वो आपके सामने भी आ जाएंगे, लेकिन हम फिर कहेंगे कि ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि कानून ही बदल देते हैं शफाफियत के हवाले से, और इसके ऊपर तो तमाम पूरा मीडिया का कंसेंसस है। हबीब साहब 1% ये बात मान लेते हैं, 1% हम अदालत के फैसले के आने से पहले कुछ कह नहीं सकते। अगर हम कहते हैं 1% ये होता है कि सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होगा, अगर 1% ये फैसला आ जाता है तो फिर तो बोरियां भी खुलेंगी, पैसा भी चलेगा, तो फिर बचाव का क्या सद्देबाब है? क्या उस वक्त आप पकड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा? देखें बात ये है कि वो तो
तमाम सतह के ऊपर हिकमत अमली बनती है वो अपनी जगह के ऊपर होती हैं। वो हमारी कैंपेन का हिस्सा है कि किस अंदाज से हमने इस चीज़ को जो है वो रोकना है। वो हम अपने तौर के ऊपर इकदामात कर रहे हैं, उस हवाले से उसको भी हम अपने तौर के ऊपर जो है वो रोकने की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। डॉक्टर आमर लियाकत को मना लिया कि नहीं कि ये क्या अखलाकियात हैं। डॉक्टर आमर लियाकत साहब आज असम्बली के इजलास में आए हुए थे और डॉक्टर साहब हमारी पार्टी के रुकन हैं, पार्टी की टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं और इमरान खान साहब का फैसला जो है वो उसको तस्लीम करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम अपने तमाम अरकान बात हो गई है उनसे, बात हो गई है फरख हबीब साहब, उनसे बात हो गई, उनको मना लिया कि नहीं मना लिया, ये बताएं। देखें बात मैंने आपको पहले कहा कि वो हमारा हिस्सा है, हमारे साथ हैं और जो भी उनकी बात होगी जायज़ बात है उनकी, उस बात को भी हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह वो भी पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस चीज़ पे मैं कह रहा हूं कि आज क्या अखलाकियात सिखा रहे हैं राणा साहब हम लोगों को, अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो सेनेटर लोग मुंतखब होकर आते हैं जो उनकी किस्मतों के फैसले करते हैं, जो आइन में तरामीमें करते हैं, जो कानून साजियां करते हैं, वो खरीदो फरोख्त करके आगे आते हैं, वो करप्शन के निजाम के जरिए आते हैं। बहस तो आज जो है वो और तरफ होना शुरू हो गई है ना। बहस तो ये होनी चाहिए कि इस निजाम को कैसे रोकना है। इंतखाब का जो नतीजा होता है वो हुकूमत की गवर्नेंस का आईनादार होता है। आप ये देखिए कि पहले इब्तदाई तौर पे नौशहरा की शिकस्त पे यह कहा गया कि आपसी इख्तलाफ की वजह से ये शिकस्त हुई, फिर डस्का के इलेक्शन पे आप पे धांधली के इल्ज़ाम लगे, तो अब अपोजिशन ये राय रखती है कि आपने उस इल्ज़ाम को बैलेंस करने के लिए PK 63 में ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वहां पे भी धांधली हुई। सर बात यह है कि वो तो हर कैंडिडेट को इख्तियार है, अगर वो समझता है कि उसके हल्का इंतखाब के अंदर कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो वो इलेक्शन कमीशन में अपनी पटिशन दायर कर सकता है। वो अगर नौशहरा वाले समझते हैं तो वो भी दायर करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो आज जो उससे बड़ी बात कर दी है। इमरान खान साहब ने तो एक कदम बाहर निकल के जो है वो छक्का मार दिया, गेंद स्टेडियम से बाहर फेंक दी है। जो ये रोना धोना लगे हुए थे उन्होंने कहा कि दोबारा इंतखाबात करवा लेते हैं, वहां पर पता चल जाएगा तमाम हैसियत, हम तो साफ शफाफ साहब इसमें कोई शक नहीं कि आज वाकई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने छक्का मार दिया है और उन्होंने कह दिया कि आप उस जगह पे रीपोलिंग करवा लें। इस पर कोई दूसरी राय नहीं और ये पाकिस्तान में एक पहली मिसाल है और बहुत बड़ी, हम इस पर अप्रिशिएट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक ये तो बताए KPK में हुकूमत आपकी, वफाक में हुकूमत आपकी, परवेज़ खटक साहब कहती हैं वहाँ की इंतज़ामिया, परवेज़ खटक साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन वहाँ का सब जो है दूसरी तरफ मिले हुए थे। तो ये क्या है आपके अपने ही सूबे में जहाँ सबसे ज़्यादा अक्सरियत आपकी है वहाँ पर ये सब कुछ और इतने बेबस? नहीं देखें, बात बेबसी की बात नहीं है। देखें ये मैंने आपको पहले शुरू में शो के ये कहा कि ये एक बदकिस्मती है कि इस हवाले से ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि टोटल जो बैलेट्स इशू हुए हैं और जितना टोटल वोट काउंट हुआ है उसके बाद अगर वोट जो बैलेट्स पीछे बैलेट पेपर बचने चाहिए उनकी तादाद ज़्यादा है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात में जान है और अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं तो उस इलेक्शन की हैसियत भी सामने आ जाएगी। लेकिन हमने 4 हल्कों का मुतालबा किया था राणा साहब, हमें 126 दिन का धरना देना पड़ा। हमसे वादा किया था कि 30 हल्के खोल देते हैं, उसके बाद हमें धरना देना पड़ा था। आज इमरान खान ने वो तारीख दोहराई है क्रिकेट वाली, आपको याद होगा 1989 में श्रीकांत आउट हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। इमरान खान ने अंपायर को कहा कि इसको दोबारा बारी दो, अगली गेंद पे ही उसको दोबारा आउट कर दिया था। तो ये हाल जो है वो PDM का और ऑपोजिशन का जो है होने जा रहा है। ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपने PDM की तहरीक का नया रंग जो था उसे चेंज कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा फैसला है और ये होगा। मुझे ये बता दें, चलें ये डस्का वगैरह तो आज हम प्रोग्राम में बड़े आप ऐसे इंकशाफात भी सामने लाएंगे कि जिसके बाद कुछ आपकी तरफ से तनकीद भी शायद हम पे हो, लेकिन हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जो कुछ चीज़ें सामने लानी है हमने। आप जो है वो हमारे भाई हैं, आपको तनकीद का पूरा हक है। आप ये तो मुझे बता दें सेनेट इलेक्शन में बनने क्या जा रहा है? जो हफीज शेख साहब वाली सीट है उस पे देखिए सेनेट के उस पे क्या हफीज शेख वाली सीट पे आप कुछ ज्यादा लेंगे वोट या आपके पास पूरे वोट है? थोड़ा मैं आपको सिर्फ अर्ज करता जाऊं, हुकूमत की अक्सरियत है, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। और मैं आपको वो वक्त भी बताता चलूं कि जब हफीज शेख को मिन्नतें तरले करके अपना वजीर खजाना बनाया गया था, आज जो तनकीद कर रहे हैं यही गिलानी साहब उनको कहते थे कि हफीज शेख साहब आपकी और मेरी टाई का कलर एक जैसा है। हफीज शेख के दादा जो है वो पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे, उनके वालिद साहब
गुलाम नबी शेख साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में थे, बनाने वालों में थे। तो ये तो पाकिस्तान का तुरा इम्तियाज है कि अगर कोई पाकिस्तानी में काबिलियत है तो वो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल आलमी इदारों में जाकर जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ता रहा है। अगर वो आज पाकिस्तान में आके काम कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से आया हुआ है और आप अंदर से आए हुए हैं। बात यह है कि जरदारी साहब ने तो पहले भी गिलानी साहब को इस्तेमाल किया, वो तो शरीफ आदमी है, अब फिर उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। और मैं समझता हूं कि हफीज शेख साहब वाज़े अक्सरियत से जो है वो कामयाब होंगे। और उसी हवाले से मैं समझता हूं कि जिसकी जहां जो नुमाइंदगी है, आप किसी के मैंडेट के ऊपर डाका नहीं मार सकते। फिर आप क्यों कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हो गया, फिर आप फैसलाबाद के बेशतर अरकान ऐसे थे जो नाराज हैं और उनसे एक शख्सियत जाके मुलाकात करती है जो आपकी पुरानी रफीक भी है, उसके बाद वजीर आला और गवर्नर को भी जाने की जरूरत पड़ जाती है। कहीं ऑपोजिशन की जानिब से फैसलाबाद से सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा हुकूमत को? नहीं, देखिए बात यह है कि फैसलाबाद से हमारे 7 अरकान हैं और 7 के 7 वोट जो है वो इमरान खान के वोट हैं और इस हुकूमत के वोट हैं, वो इमरान खान की अमानत हैं। और वहाँ जो इमरान खान का कैंडिडेट होगा उसको बमागे दोहल दिन की रोशनी में डंके की चोट के ऊपर जो है वो वोट कास्ट होंगे। दूसरी बात यह है कि ये अच्छी बात है कि जो भी उम्मीदवार होता है वो अपने वोटर्स को जाके मुलाकात करता है, ये हमारी वफादारियों का हिस्सा है, ये एक कटसी कॉल होती है। और हमारे पास हफीज शेख साहब खुद चल के आए, हमने उनको वेलकम किया, वो हमारे मेहमान थे। उसके अलावा अगर तरीन साहब फैसलाबाद आते हैं तो वो भी हमारी उनके साथ पुरानी न्याजमंदियां हैं। अगर वो फैसलाबाद आए तो फैसलाबाद उनका भी शहर है, वो हमारे एक रुकन है, उनकी हमशीरा फौत हो गई थी, उनकी तरफ फातिया पे आए। एक हमारे साथी हैं, उनकी साहबजादी की शादी है, उस पर मुबारकबाद उनको देने आए। तो उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई ममानत है या किसी के ऊपर आने के ऊपर कोई पाबंदी है। सही, अपोजिशन की जो ख्वाहिशात हैं हुकूमत के अरकान से वो कभी पूरी नहीं होने वाली और अपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डसने वाले ज़िमनी इलेक्शन, उस पर जो इल्जामात लगाए गए और जो कुछ हकायक हैं उसी पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की, जिस पर धांधली के इल्ज़ामात लगे और नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने उसके नताइज रोक कर अब तक की जो तहकीकात की हैं उसमें ये नताइज सामने आए हैं कि रात 2:30 बजे तक जो कुल पोलिंग स्टेशन थे उनमें से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो थे वो मौसूल नहीं हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान गायब रहे हैं। अभी कल उसका फैसला होना है और उसमें नताइज सामने आएंगे कि असल मुहर्रिकात क्या थे जिसकी वजह से ये 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से मौसूल हुए। अभी तक के जो इल्जामात हैं, जो धांधली के इल्जामात लगाए गए, हुकूमत ने जो रद्दे दलाइल दिए, इस सब मंजरनामे पर बात करने के लिए राना साहब साथ ही मौजूद है। राना साहब, के इल्जामात लगे हैं और आज तक की जो तहकीकात हैं वो भी आपके सामने ही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है कि 20 हलकों में अब जो नताइज मौसूल होना थे वो 2:30 बजे तक नहीं हुए। तो फैसला क्या लगता है कि क्या यहां पर रीपोलिंग होगी और अगर होगी तो किन वजूहात की बिना पर होगी? माजी में होता क्या रहा यहां पर? देखिए यासर, माजी में तो ऐसी मिसाल नहीं, ऐसी बल्कि ऐसी कई मिसालें हैं। माजी में तो ऐसा भी होता रहा है कि कई लोगों ने 7 बजे अभी पोलिंग का रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ऐलान कर दिया। ऐसा भी होता रहा, आपको याद है मियां नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया था। यहाँ पे तो ऐसा भी होता रहा है कि कई पोलिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सुबह 9 बजे तक नहीं पहुँचे। ये माजी में होता रहा है। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुतालबा अपोजिशन ने किया था कि हम रीपोलिंग का मुतालबा करेंगे, आज खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कह दिया अपनी जमात को कि आप रीपोलिंग करवाएं, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। या सर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक बड़ा अच्छा हुआ। अब इससे कल का फैसला क्या होना है ये भी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वो नहीं किया कि 126 दिन का धरना नहीं, उन्होंने कहा आपका मुतालबा है रीपोलिंग करा दें, रीपोलिंग उन्होंने पार्टी को कह दिया। अब मैं आपको आज हकाइक बताना चाहता हूँ और मैं पहले प्रोड्यूसर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसकी एक वीडियो मुस्लिम लीग नून ने पहले अपने ग्रुप में डाली, उसके बाद सोशल मीडिया में चली। अगर आप वो वीडियो दिखा दें तो मैं आपको बड़े ऐसे हकाइक आज हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे जो आप अभी तक नहीं है, और उन हकाइक की मदद से शायद इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों को बहुत सी चीज़ें सामने आ जाए। यासर, भी तो पोलिंग जारी है, लोग वोट डालने आ रहे हैं, पीछे आपको लोग नजर आ रहे हैं वोट डालने वाले, और चंद वोट हैं। इसको मुस्लिम लीग नून ने मैनेज किया,
मैनेज करने के बाद इससे ये बयान दिलाकर एक हमाकत वो कर गए कि इस बयान को पोलिंग के बाद अगर वो करते, जब शोर बचा तो शायद इसकी अहमियत होती, पहले कर दिया गया। मैंने आपको इलाका बता दिया है, जान के चीमा है, ये सियालकोट का सबसे बड़ा कस्बा है। यहाँ पर चंद वोट थे, मैं आपको बता दूं चंद वोट थे, ज़्यादा भी नहीं थे। ये जानबूझ के किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं इन 23 पोलिंग स्टेशंस के अलावा कि जहां पर बाकायदा जहां पे नून लीग ने बेइंतहा धांधली की। मैं आपको ये मुसद्दका कह रहा हूं और ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जिसको सबूत चाहिए होगा मैं सबूत दूंगा। अब आते हैं वो 23 लोग कहाँ गए जिनके हवाले से बड़ा शोर मचा, जिन हल्कों में असर किया। मैंने आज कुछ नाम डिस्क्लोज करता हूं। डीएसपी जुल्फकार विरक ये तैनात हैं समरियाल में। ये एक रिपोर्ट है एक अहम अदारे की जो मैं बयान कर रहा हूं। वो एक ड्यूटी लगाते हैं एसएचओ रंगपुरा ताहिर सज्जाद की। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये उन लोगों को मैनेज करके उनमें से कुछ लोगों को लेकर जाते हैं थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में, एक फैक्ट्री के अंदर, जहां पर एक खातून जो है उसको गशी का दौरा भी पड़ जाता है। उसके बाद डॉक्टर वहां लाया जाता है, लाकर उसको ठीक करवाया जाता है, फिर सारी गेम वहां पे होती है। ये एक रिपोर्ट में है। अब ये रिपोर्ट गलत है या सही, लेकिन रिपोर्ट बड़ी मुसद्दका दायरे की है। मैंने ये कुछ नाम ले लिए हैं। कहा जाता है, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जनाब ये जो डीएसपी साहब हैं ये सिविल कपड़ों में है। ये गलत भी हो सकती है, मैं फिर वो कह रहा हूं, लेकिन अदारा बरहम है। ये मैंने 3 आपको चीज़ें बताई। उसके बाद वहाँ से वो रिजल्ट सारा कुछ जाता है। और मज़े वाली बात है, जिन 2 पुलिस अफसरान के नाम सामने आ रहे हैं, ये किसी दौर में मुस्लिम लीग नून के चहेते तरीन थे। अब ये किसके चहेते थे? अब ये किसके चहेते थे? इस रिपोर्ट में राणा साहब ये भी है कि नताइज में मैनिपुलेशन भी की गई। उन्होंने कहा जी कि वहाँ जाके गए, वहाँ एक फैक्ट्री के अंदर गए, फैक्ट्री के अंदर कुछ ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इसको सारी चीज़ों को जब तक अंगूठे के निशानात हम जो हैं वो नहीं होते, उस वक्त तक आप किसी चीज़ को ख़त्म ही नहीं कह सकते। लेकिन ये जो मैंने आपका 2 नाम बताए हैं, थाना बता दिया है, फैक्ट्री एरिया, एक फैक्ट्री उसकी बेसमेंट में, ये एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया और ये रिपोर्ट फाइल भी हो चुकी है। अब इसी दस्का पे आगे चलते हैं। आगे जाके बड़ी सिंपल सी आपको एक चीज़ समझाते हैं। एक कत्ल हुआ है वहाँ पे, दो कत्ल हुए, शोर मचा। मरियम औरंगजेब साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गया हमारे 2 साथी शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद कहा गया जनाब वहां पे गुंडे आए, उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो गुंडे भाग गए। नहीं यासर, एक्यूरेट आपको पोजीशन बताएं क्या थी? कितना झूठ बोला गया आप सोच नहीं सकते। ये जिस पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई किस तरह होती है, 2 पोलिंग एजेंट आपस में लड़ते हैं। यासर साहब 2 पोलिंग एजेंट, ये बाहर लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई अंदर शुरू होती है। सिशान जो नून लीग का है ये पोलिंग स्टेशन पे अंदर होता है, और तहरीक इंसाफ का कौन है? साजिद। ये दोनों अंदर मौजूद हैं। अंदर इनकी एक वोटर के तस्दीक के मामले पर लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है दोनों गुत्थम गुत्था होते हैं, पोलिंग स्टेशन से बाहर आ गए। जब ये पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हैं तो बाहर कौन खड़ा है? बाहर मौजूद है जवेद उर्फ जेदा। जवेद उर्फ जेदे को ये पहले फोन करता है, जो चाचा है इसका जिशान का, ये केबल ऑपरेटर है जिसकी गन वाली तस्वीर भी आई है ना। जी जी। ये उसका फोन करता है, मेरे साथ ये हो रहा है। बाहर आता है जेदा जो है, जवेद उर्फ जेदा फायरिंग करता है। चूंकि दोनों गुत्थम गुदा है ना, जब वो फायर मारने लगता है तो अचानक रुख चेंज हो गया है, तो जिशान सामने आ गया साजिद की बजाय। जिशान को फायर लगा, जिशान मौके पे हलाक हो जाता है। जब जिशान मौके पे हलाक हो जाता है, बाहर कैंप तो लगा तहरीक इंसाफ का भी और नून लीग का। तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ के बंदे की तरफ आ जाते हैं भाग के। तो उसी दौरान में साजिद का भाई माजिद जो जख्मी हुआ, जो बाद में जिंदगी की बाजी हार गया, वो और कुछ और लोग आ जाते हैं। तो इसी दौरान में ना वहाँ पर जेदे के साथ खालद बागरी, रईस खालद, जिशान का भाई हमजा भट्ट और हसन गुजर आ जाते हैं। कहते हैं हमारा तो मर गया, ये बाकायदा वीडियो मौजूद है, हमारा तो मर गया, इनको ना छोड़ो। वो फिर फायरिंग करते हैं। फायरिंग से फिर ये माजिद और दीगर जो लोग होते हैं वो जख्मी होते हैं। अब वन साइडेड फायरिंग हुई, एक तरह से फायरिंग हुई। फायरिंग किसने की?
देखिए हमने दोनों हक़ाइक़ सामने रखे। अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी को अगवा करके या किसी को लेकर या अपनी मर्जी से कोई एक फैक्ट्री में गया है कोई पुलिस वाले, हमने वो भी बयान कर दिया। अब इस लड़ाई को जिसको नहीं समझ आ रही मैं वो भी बयान कर रहा हूं। या सर ये वहां पे वाकया होता है, उसके बाद जब ये होता है फायरिंग सिर्फ एक तरफ से होती है। अब फायरिंग के बाद चूंकि पहले मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन मौके पे शहीद हो गया, उसका भाई गुस्से में आ गया, उसका चचा आ गया, बाकी आगे फायरिंग की, तो दूसरे पोलिंग एजेंट जो तहरीक इंसाफ का साजिद है उसका माजिद भाई जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जाकर दम तोड़ गया, बाकी लोग जख्मी हो गए। अब इस दौरान में ये लोग जो होते हैं ये वहां से भाग जाते हैं। अब एक सवाल है, जिस वक्त ये लड़ाई होती है, जिस वक्त ये सारा मामला होता है, उससे 1.5 घंटा पहले उसी पोलिंग स्टेशन पर 6 मुस्लिम लीग नून के हम रहनुमा आते हैं। उनके साथ ये जवेद रफ जेदा भी शामिल होता है, उनकी मीटिंग्स होती है। फिर उससे एक रोज पहले मीटिंग होती है कि इन पोलिंग स्टेशनों पे ये लोग ड्यूटी देंगे, इस तरह ड्यूटी देंगे। अब मेरा मरियम औरंगजेब साहबा से एक सवाल है, मेरा बाकी लोगों से एक सवाल है कि इनके पास जो असला था, इनके यहां जो मीटिंग हुई, इन पर जो पहले वक्त बात थे, तो उस वक्त क्या मुस्लिम लीग नून का क्या क्यादत का काम नहीं था इनको रोकना? वो कहां पे थे उस वक्त? ये सारा यासर मामला होता है। अब हम एक और वीडियो की तरफ जाते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उतनी देर गुजरा वो वीडियो दिखा दें जो मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं, ताकि आज उसका मसला भी हल कर दें, ताकि कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं जरा उनको भी मदद मिल जाए। या सर ये मामला होने के बाद, इस वाक़े के होने के बाद ऑलरेडी सारा कुछ चलता रहता है। अब दावे शाम तक यही चलते हैं कि वो नून लीग के मर गए, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारे लोग जाम हक हो गए, नून लीग वाले कहते हैं हमारे हो गए, कोई असल हक़ाइक़ की तरफ नहीं आता। तो पुलिस अब तक किस नतीजे पे पहुंची? देखिए पुलिस ने एक बंदा गिरफ्तार कर लिया, बाकी गिरफ्तार कर रही हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ ये अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका है दोनों मीटिंगें कहाँ पे हुई, ये भी मैं आपको बड़ी अहम रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मीटिंगें कहाँ पे हुई, कहाँ पे डिसाइड हुआ और असला किन किन की गाड़ियों में वहाँ मौजूद था। जब अहम तरीन रहनुमा उस पोलिंग स्टेशन पर आए तो ये सारे लोग साथ क्यों मौजूद थे और सब विद वेपन थे। तब नतीजा क्या एक्सपेक्टेड है? नतीजा बड़े सख्त कार्रवाई होगी। जाने गई हैं, 2 जाने गई हैं। एक औरत जो ये फुटेज नहीं, वो फुटेज दिखाएं जो मोटरसाइकिलों पे विजिट कर रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों पे फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन ये तो वो खौल हैं जो उस वक्त वहाँ से मिले जहाँ पे फायरिंग हुई। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पे आई कि पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के करीब में से मोटरसाइकिल सवार भी दंदनाते हुए निकले हैं वहाँ से और हवाई फायरिंग करते रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये मकामी वीडियो है जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर असलहा लेकर घूमते रहे हैं। तो वो भी वीडियो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखाते हैं। चले मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ जी। अब उस वीडियो में जो लोग, अब एक बना हुआ है कि यार पता नहीं लग रहा वो कौन लोग हैं। उस वीडियो में जो लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं उसमें एक नाम आपको बता देता हूं, वो नाम है फहद। फहद एक साबिक़ा एमपीए का भतीजा है। ताल्लुक किससे? नून लीग से? नहीं, उसका ताल्लुक जो है अभी तक ना नून लीग से है, एक साबिक़ा सियासी जमात थी सही उससे है, एक साबिक़ा एमपीए का वो भतीजा है। और वो सारा दिन सड़कों पे हेलमेट पहन के, मास्क भी लगाए हुए थे कुछ लोगों ने, वो सड़कों पे मोटरसाइकिलों पे निकलते थे, फायरिंग करते थे और चले जाते थे। आप सियासत कीजिए, सियासत में बेशुमार मौके भी होते हैं, आप इल्जामात भी लगाइए, मैनिपुलेशन भी कीजिए, लेकिन खुदारा किसी की अगर जान गई है तो उस पर सियासत ना कीजिए। अपने झंडे मत गाड़िए, अपनी सियासत को मत चमकाइए। लाशों की सियासत करने से कुछ हासिल नहीं होता, अवाम में नफरत ही फैलती है। तो ये हमारे अक्लो शऊर से भरपूर सियासतदानों को सोचना चाहिए कि किस नहज पर सियासत को ले आए हैं, अवाम को क्या दर्स दिया जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर हम अपने इंतखाबात को लेकर क्या पैगाम देते हैं कि किस हद तक शफाफ है और किस हद तक अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन सेनेट इंतखाबात पे भी बात करेंगे, एक शबाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन सेनेट इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने इत्तेहादियों से भी मेल मुलाकातें जारी हैं। GDA, MQM इनसे मेल मुलाकातें हैं और इनको सेनेट इलेक्शन के लिए एतमाद में लिया जा रहा है। इसके अलावा सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी बात करने के लिए फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहरा बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत साहिबा सबसे पहले सेनेट इंतखाबात की बात कर लेते हैं, बाद में सिंध की सियासी उमूर पर बात करेंगे। आप क्या समझती हैं कि सेनेट इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी
जमात इत्तेहादी थी, इत्तेहादी रहेगी, और अगर रहेगी तो क्या किसी नई यकीन दहानी पे? थैंक यू सो मच जी। देखिए जी, इत्तेहाद तो इत्तेहाद है, और इत्तेहाद इससे पहले नून लीग के साथ भी था, लेकिन कई ऐसे मौके आए, हालांकि उन्होंने भी अपने तौर पर अपने इत्तेहादियों को, खासतौर पे हमारे साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा, यानी जो भी कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई इसी तरह। लेकिन फिर भी हमारी PMLF यानी पीर साहब ने कभी भी ऐसा कोई उनको थ्रेट या ऐसा कोई डिमांड नहीं रखी कि अगर आप भी हमारी बात नहीं मानते तो हम आपका इत्तेहाद छोड़ देंगे, क्योंकि जब वो इत्तेहाद हमारी पार्टी का होता है तो फिर वो मुल्क और कौम की बेहतर मफाद के लिए होता है। इसी तरीके से PTI के साथ भी हमारा इत्तेहाद इसी बात पर है कि हालांकि कई बार मैं खुद विटनेस हूँ, मैं खुद उन मीटिंग्स में मौजूद रही हूँ जिसमें गवर्नर हाउस में यकीन दहानियां कराई गई, और बहुत सारे इश्यूज जो सिंध के हवाले से हम उनके सामने रखे, कोई जाती नहीं थे, सिंध के लोगों के, तो उन पे रखा गया वो ड्राफ्ट की सूरत में, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम अपने इत्तेहाद को कायम रखे हुए हैं, और लाजमी है ये सिलसिला आगे चलना भी है। तो सेनेट के हवाले से भी यही है, और सेनेट में आपको पता है कि तीनों अपोजिशन पार्टियां MQM, PTI और GDA मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ रही हैं। तो PTI के साथ भी मुलाकातें हुई, फिर MQM के साथ होंगी, और लाजमी है नंबर तीनों पार्टियों के अपने अपने हवाले से अपनी सीटों के लिए कम पड़ेंगे, तो वो आपस में एडजस्टमेंट होगी, और उसी लिए ये मुलाकातें हो रही हैं ताकि वो नुसरत शहरवासी साहिबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये दावा है, और मुख्तलिफ वो अपनी निजी महफिल्स में कह चुके हैं कि पीर वगैरह साहब से उनकी बड़ी करीबी अजीज़दारी है, और सेनेट में वोट वो उनको मिलेगा। साहब, ऐसी बहुत रिश्तेदारियां एक एक घर में दो भाइयों की है, एक दूसरी पार्टी में है तो एक दूसरी पार्टी में है, तो इनका रिश्ता खालाजाद है आपस में, और ये सबको पता है। तो ये रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन चूंकि पीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह हैं पाकिस्तान के, तो लाजमी है वो अपनी पार्टी के हवाले से एक बेहतर फैसला करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिस भी पैराए में बात की होगी वो जानते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे जो सेनेट के कैंडिडेट हैं वो पीर साहब के भाई हैं छोटे, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, और मैं नहीं समझती हूँ कि अपने भाई को सेनेट में बल्कि पहले दिन से पीर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, सारे GDA के लोगों को बुलाना, उनके साथ मीटिंग्स करना, और दूसरे इत्तेहादियों के साथ। मैं हफीज शेख साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी पार्टी आसिफ जरदारी साहब इस तरह के दावे करते हैं, और नो डाउट के कई जगहों पर वो कामयाब भी हुए हैं। इसमें कोई तो बलूचिस्तान में सेनेट के चेयरमैन की जो मिसाल है वो तो बहुत बड़ी मिसाल है। तो अब पता नहीं वो कौन सा गेम खेलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक कमिटेड हैं पीर साहब, और हम सब मिस्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इत्तेहादी जमातों का जो डेडलॉक था वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल जी, चूंकि डेडलॉक अगर रहेगा तो फिर ये तीनों जो इत्तेहादी हैं उनके अपने बेहतर मफाद में नहीं होगा, इसलिए वो सिलसिला चल रहा है, आपस में मुलाकातें हैं, बल्कि अब तो और तेजी से मुलाकातें होगी और मिलना मिलाना होगा, ताकि बार बार इस चीज की यकीन दहानी भी हो। और लाजमी हम 14 हैं और हमें PTI से वोट चाहिए, PTI को हमसे चाहिए, तो ये सिलसिला, और MQM को भी हम दोनों पार्टियों से तो मिलकर ही हमने ये सीटें पर एडजस्टमेंट करनी है, और इस पर आपस में मुशावरतें करनी है। तो सिलसिला क्या आप नहीं समझती कि सेनेट इलेक्शन से पहले आपको ये सारे मुतालबात मनवाने पड़ेंगे अपने, और अगर सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद तो कभी भी कोई चीज़ नहीं मानी जाती? हाँ साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मुतालबात मनवाने वाली अगर हमारी जमात होती ना, तो इस वक्त तक तकरीबन अब ये तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत मौके आए कि बेजारी हुई, झंझलाहट हुई, हमारे वर्कर्स बहुत गुस्से में भी हुए कि इत्तेहादी हैं तो हमें मिला क्या है। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी यकीन, आपने खुद, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका तजबिया है और बड़ी अपनी आपकी अच्छी अबूर है, आपका सियासी उस पे नजर है,
आपने नहीं देखा होगा कि कभी हमारी तरफ से एमक्यूएम है, बिल्कुल एमक्यूएम हमेशा एमक्यूएम की जानिब से होता है ना, तो उनका एक नुक्ता नजर ये भी है कि अवाम के हुकूक के लिए हमारे जो मुतालिबात हैं वो तो हमने रखने ही है। अगर आप अपने मुतालिबात नहीं मनवा सकते या मुतालिबात नहीं मनवाना चाहते तो फिर अवाम के हुकूक के लिए कहां पे जंग लड़ेंगे? फिर ये इत्तेहाद किस वजह से? नहीं, देखिए, मुतालबात मनवाने के लिए ये तरीकाकार हमारा नहीं है कि हम बिल्कुल थ्रेट पर आ जाएं कि अल्टीमेटम पर अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं। ये हमारी, मेरे ख्याल में आपने नहीं देखा होगा कि ये सियासत रही कि उससे क्या होगा, होना क्या है। मतलब हमें अपने मुल्क और कौम के लिए सोचना है। हमें अगर ये जमहूरियत का सिलसिला चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, तो इस एक चीज पर आकर नहीं इसको रुकना चाहिए। तो वो एक आपस में वादे, फिर उम्मीदें, दिलासे वो चलते हैं और काफी हद तक ये कहा गया है कि ये चीजें पूरी होंगी। तो लाजमी ये पीटीआई को भी सोचना पड़ेगा, अगर वो इस तरह नहीं करेंगे ये चीज उनको अब तो समझना पड़ेगा कि सिंध पर तवज्जो दे, कराची से कश्मीर तक सिर्फ कराची सिंध नहीं है, आगे भी लोग बसते हैं और अगर उनके मसाइल उनको समझने की जरूरत महसूस नहीं की गई तो फिर लाजमी आगे जाके इनको अपना ही नुकसान होगा। तो हम ये बार बार उनको कहते हैं। आपकी नजर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत है, अगर कोई उसके खिलाफ बोले तो वो उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाती है। बहुत शुक्रिया नुसरत सैयद अब्बासी साहब इस हवाला देने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पे ही बात करेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, इत्तेहादी जमातों से कौन राबिते कर रहा है, किसको क्या उम्मीद है, आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत के लिए पुरुम्मीद क्यों है, उसके पीछे वजूहात क्या है, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, गिलानी साहब की जीत जो है वो किस हद तक मुमकिन है या कयास आ रही है? गिलानी साहब के साथ बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है यासर। आज जो एक तो जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके खिलाफ एक लॉबिंग शुरू होगी। नून के अंदर किसके अंदर? जो मरियम नवाज के खामख्याल लोग थे। अभी मेरी एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे से प्रोग्राम से पहले बात हुई तो मैंने कहा जी इसका मतलब आपका बयानिया तब्दील हो गया ना। जो हम सब कहते थे कि यार अदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, जानबूझ के अदारों को किसी चीज़ में ना करें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बयानिया यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी का है और हमें समझ आ गई कि आसिफ अली जरदारी हमसे क्या करवाने जा रहा है। तो अब तो हम बताएंगे इलेक्शन के दिन कि ये बयानिया जीतता है या हमारा बयानिया जीतता है। ये अल्फाज हैं यासर, और मुझे तो ये लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके साथ कुछ ऐसा होना जा रहा है कि उस इलेक्शन के बाद वो ना बेचारे घर के रहेंगे ना बाहर के रहेंगे। यानी अगर उन्होंने किसी और सियासी जमात की तरफ जाने की, जिस तरह नदीम उस दिन कुरैशी ने बात की थी, अगर वही बात है तो ये किसी से बदला लेने का बड़ा अच्छा टाइम है। अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दी कि आज के बयान के बाद नून लीग के अंदर जो नवाज शरीफ के हमायती लोग हैं ना उनका ये क्या रद्द-ए-अमल। अब मैं आपको बता दूं कि आज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद उन तमाम लोगों से राब्ते शुरू कर दिए हैं जिनके हवाले से 1% भी खदशा था कि ये वोट नाराज़ है या ये किसी और तरफ जा सकता है। और बड़े अहम राब्ते वज़ीर आज़म ने खुद किए या वज़ीर आज़म साहब खुद कर रहे हैं, खुद शुरू हो गए हैं राब्ते। बहुत से राब्ते जो है मंजर-ए-आम पे आ जाते हैं, बहुत से नहीं आते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले 4 से 5 दिनों में ये अपने सारे पत्ते शो कर देंगे। यानी अपने मेंबर्स की जो तादाद है, ओपन तादाद पहली दफ़ा होगा कि ये सामने ले आएंगे। मैं आपको दिन बता रहा हूँ, ये 3 मार्च से 2 दिन पहले ही ये सामने ले आएंगे। और राब्ते इस तेज़ी से हो रहे हैं कि 3-3 ग्रुप लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब उन 3 ग्रुपों के अलावा चौथी शख्सियत है। केपीके में माजी की प्रैक्टिस से नहीं दोहराई जाएगी। केपीके में 2 से 3 वोट जो है उनका खदशा है, जिस तरह वो पीपल्स पार्टी में एक चले गए, उनकी लॉबिंग के कुछ वोट है। लेकिन केपीके में इनके पास इतने ज़्यादा वोट हैं कि 2, 3 या 4 वोट भी इधर उधर हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। खटक बरादरान के हवाले से क्या? खटक बरादरान के हवाले से भी आपको कल तक एक नई खबर मिल जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल सदका कह रहा हूँ। कल शाम तक आपको खटक बरादरान के हवाले से एक नई खबर मिल जाएगी और नई खबर बेहतर होगी। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और आपको दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।